नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। बच्चों, ये वाच्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण में, और इसको समझना बहुत आवश्यक है। बच्चों, वाच्य के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, वाच्य के प्रकार और उनके उदाहरण। आइए इसको शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। इसकी परिभाषा से इसको हम समझते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किया गया कार्य का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वह वाच्य कहलाता है। साधारण शब्दों में इसको समझें तो बच्चों, क्रिया का संबंध हमें इसमें देखना है वाक्य के कर्ता से, कर्म से या उसके भाव से। आइए अब आगे देखते हैं कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, वाच्य के 3 प्रकार हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए एक एक करके हर वाच्य को हम उदाहरण सहित समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा वाच्य है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसमें क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होता है। इसमें क्रिया अकर्मक या सकर्मक दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसको अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो कि हमारे पास एक वाक्य है, उस वाक्य के अंदर हमने क्या देखना है कि उसकी जो क्रिया है उसका संबंध कर्तृवाच्य के अंदर किससे होगा? वाक्य के कर्ता से होगा। यानी कि आपके वाक्य की जो क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होगा? वाक्य के कर्ता से होगा। और वाक्य के अंदर जो क्रिया है वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। आइए इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला हमारा उदाहरण है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए, जब हमने वाक्य पढ़ा था तो वाक्य के हमने अंग पढ़े थे। वाक्य के 3 अंग होते हैं: कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें कर्ता कौन है? सोहन। कर्म क्या है? पुस्तक। और पढ़ता है क्या है? क्रिया है। अब कर्तृवाच्य की हमने परिभाषा क्या पढ़ी कि आपकी जो क्रिया है उसका संबंध किससे होगा? कर्ता से होगा। यानी कि क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। आइए देखते हैं इसमें कैसे है। इसमें देखिए, कर्ता क्या है? सोहन है। उसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। और वचन क्या है? एक वचन है। इसकी क्रिया क्या है? पढ़ता है। और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। और ये भी एक वचन है। यानी कि आपकी जो क्रिया है वो किसके अनुसार हुई? कर्ता के अनुसार हुई। यानी कि पढ़ता है किसके अनुसार हुआ? सोहन के अनुसार हुआ। अब मैंने इसमें बताया था कि इसमें जो वाक्य के अंदर जो क्रिया आएगी वो अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है, क्योंकि वाक्य के अंदर अगर कर्म आया है तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। आइए इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, माताजी सो रही हैं। इसके अंदर माताजी क्या है? कर्ता है। और माताजी का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। और वचन क्या है? एक वचन है। आपको मैंने बताया था कि वाक्य के अंदर न्यूनतम आवश्यकता क्या है? कर्ता और क्रिया का होना। इस वाक्य के अंदर ये कर्ता है और ये क्रिया है। इसमें कर्म है ही नहीं। जब कर्म नहीं होगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। इसलिए मैंने आपके लिए ये उदाहरण लिया है। अब आइए इसमें आगे देखते हैं। क्रिया क्या है? सो रही है। अब हमारी परिभाषा क्या कहती है? आपकी जो क्रिया है उसका जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। क्योंकि कर्ता क्या है? माताजी। माताजी कौन है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो हमारी क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? स्त्रीलिंग होनी चाहिए और एक वचन होनी चाहिए। तो सो रही हैं,
वो कैसी हैं? स्त्रीलिंग है और एक वचन। आइए इसका एक और उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण है बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए इसमें कर्ता कौन है? बच्चे, और वो क्या है? पुल्लिंग है, और बच्चे हैं तो बहुवचन हो गया। तो अब इसकी क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? खेलते हैं। और यानी कि क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है, और ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। अब देखिए इस वाक्य के अंदर क्रिया कैसी है? कर्म आ गया फुटबॉल, तो कैसी है? सकर्मक क्रिया। तो ये थे आपके कर्तृवाच्य के उदाहरण। इसके माध्यम से हम ये पहचानते हैं कि आपका जो वाक्य है वो कैसा है? कर्तृवाच्य। उसके अंदर वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य। वाच्य का विषय क्या है? कर्तृवाच्य। आइए अगला है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा क्या कहती है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। हमने कर्तृवाच्य में पढ़ा था कि क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म लिखा है तो इसका मतलब क्रिया का संबंध किससे होगा? कर्म से होगा। यानी कि क्रिया की जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। इसमें क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्यों होती है सदैव सकर्मक? क्योंकि जहां वाक्य के अंदर कर्म आएगा, कर्म आ गया, तो वहां पर क्रिया हमेशा ही सकर्मक होगी। जहां कर्म नहीं आएगा तो वहां क्रिया अकर्मक होती है। तो इसलिए कर्मवाच्य के अंदर क्रिया क्या होगी? हमेशा सकर्मक होगी। इन वाक्यों में कर्ता के बाद, और हमें देखो ध्यान देने वाली कौन सी बात है जो ये आपको हमेशा याद भी रहनी चाहिए, कर्ता के बाद आपको हमेशा से या के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, जिनसे हम पहचानते हैं कि ये कर्मवाच्य है। ये भी एक पहचान करने का तरीका है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखो तीसरी सबसे आखिरी बात जो मैंने आपको बताई थी, से, कर्ता के बाद क्या लगा होता है? से लगा होता है, या द्वारा लगा होता है, या के द्वारा लगा होता है। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। ठीक है, ये शर्त हमने पूरी कर ली। अब इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें कर्म क्या है? पुस्तक। मोहन तो क्या है? करता है। अब क्या मोहन के अनुसार हमारी क्रिया है? क्रिया क्या है? पढ़ी जाती। मोहन क्या है? हमारा पुल्लिंग। लेकिन क्रिया क्या है? हमारी स्त्रीलिंग। तो कर्ता के अनुसार तो हमारी क्रिया हुई नहीं। इसकी परिभाषा क्या थी कर्मवाच्य की? क्रिया जो है किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। कर्म क्या है? हमारी पुस्तक। पुस्तक का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। वचन क्या है? एक वचन में है। तो क्रिया क्या है? हमारी पढ़ी जाती है, वो भी किस में है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्रिया हमेशा क्या होती है? सकर्मक होती है। आइए इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है राधा से पत्र लिखा जाता है। अब देखिए इसमें पत्र क्या है? इसके अंदर कर्म है, और पत्र का लिंग क्या है? पुल्लिंग। वचन क्या है? एक वचन। और इसमें क्रिया क्या है? लिखा जाता है। और लिखा जाता है क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। तो किसके अनुसार हुई? कर्म के अनुसार हुई। कर्ता के अनुसार तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि राधा क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पे हमारी क्रिया क्या है? पुल्लिंग। इसलिए कर्मवाच्य के अंदर जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। यानी क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होता है? कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसा लिंग और वचन कर्म का होगा वैसा ही लिंग और वचन क्रिया का भी होगा। आइए इसका एक और उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण है बच्चों द्वारा मैदान में खेला जाता है। मैंने देखो बताया था से आ सकता है कर्ता के बाद, या द्वारा आ सकता है, या के द्वारा आ सकता है। अब इसमें देखिए कर्म क्या है? इसके अंदर कर्म है मैदान, और मैदान का लिंग क्या है? पुल्लिंग और एक वचन है। इसमें क्रिया क्या है? खेला जाता है, और वो भी क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। यानी कि आपकी जो क्रिया है किसके अनुसार हुई? कर्म के अनुसार हुई। इसलिए इसमें बोलने का विषय क्या हुआ? कर्मवाच्य हुआ।
ये थे इसके 3 उदाहरण। आइए देखते हैं अब आगे क्या पढ़ना है हमें। आगे हम पढ़ेंगे भाववाच्य। ये वाच्य का तीसरा प्रकार है, यानी कि इसमें क्रिया का संबंध किससे होगा? न कर्ता से होगा, न कर्म से होगा, किससे होगा? भाव से होगा। इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। इसमें क्रिया सदैव अकर्मक होगी, पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी और अन्य पुरुष में होती है। इसमें प्राय निषेधवाचक या असमर्थता सूचक वाक्य आते हैं। मैंने कहा प्राय, यानी कि हमेशा नहीं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होंगे, लेकिन ऐसे आते हैं। आइए इसकी परिभाषा को हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है इसका, अब चला जाए। देखो इसमें क्रिया क्या है हमारा? चला जाए। और वो इसमें क्या है? अब चला जाए, यानी कि इसमें कर्म तो है नहीं, ये तो कैसी क्रिया है? अकर्मक है। तो हमारे भाववाच्य की क्या शर्त है कि क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी, हमारी पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी और अन्य पुरुष में होगी। ठीक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में। ठीक है, एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। उससे उठा नहीं जाता। मैंने आपको बताया था कि असमर्थता सूचक या निषेधवाचक वाक्य आता है। ठीक है, ये असमर्थता सूचक है। अब इसमें देखिए हमारी क्रिया क्या है? उठा नहीं जाता, अकर्मक है, पुल्लिंग है और एक वचन है और अन्य पुरुष में। एक और उदाहरण लेते हैं, उठो जरा घूमा जाए। इसकी क्रिया क्या है? घूमा जाए, यानी कि पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है और क्या है? अकर्मक है, यानी कि इस वाक्य के अंदर कर्म है ही नहीं, कर्महीन वाक्य है ये। आप पहचान कैसे करेंगे कि वाक्य में कर्म है या नहीं है? हमारी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे घूमा जाए, घूमने के लिए आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा सो रहा है, बच्चा हंस रहा है, ये क्या है? कर्महीन, इसमें कोई कर्म नहीं है इन वाक्यों के अंदर। ठीक है, उसमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। ऐसे ही ये जो वाक्य है इसके अंदर कर्म नहीं है, इसलिए क्रिया क्या है? अकर्मक है। लेकिन इसमें क्रिया भाववाच्य के अंदर का हमने ध्यान क्या रखना है? क्रिया हमेशा अकर्मक होगी, पुल्लिंग होगी, एक वचन में होगी और अन्य पुरुष में होगी। क्रिया ना तो स्त्रीलिंग होगी और ना कभी बहुवचन में होगी और ना कभी सकर्मक होगी। ये इसमें बिल्कुल फिक्स हो गया है। ठीक है, ये आपको तीनों प्रकार अच्छे से समझ आए होंगे, उनके उदाहरणों से आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहा हूं। इसमें ये 8 हैं, वाक्य दिए हुए हैं। इनमें आपने बताना है कि इनमें वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। पहला वाक्य हमारा, राकेश पत्र लिखता है। दूसरा है, मुझसे चला नहीं जाता। तीसरा, अमर के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। चौथा, बच्चे खेलेंगे। पांचवा, पक्षियों से उड़ा जाता है। छठा, हिरण तेज भागता है। सातवां, थोड़ी देर सो लिया जाए। और आठवां, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती। बच्चों ये 8 उदाहरण हैं, मैंने आपको दिए हैं। अब आपके अभ्यास प्रश्न है, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। जब अगली वीडियो आएगी वाच्य की, जिसमें कि हम वाच्य परिवर्तन सीखेंगे, जैसे हमने वाक्य के अंदर वाक्य परिवर्तन सीखा था, ऐसे ही वाच्य का भी परिवर्तन होता है। हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। उसमें मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगा। तब तक आप इनके उत्तर अपने लिख कर रखेंगे और जब वो वीडियो आएगी उस वीडियो से आप अपने उत्तरों को देखेंगे कि वो सही है या गलत है, आपने कहाँ पर गलती की है। आशा करता हूँ आपको
वाच्य के प्रकार अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वाच्य को कैसे पहचानना है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार और बता दूं, फिर से एक बार मैं बताना चाह रहा हूं कि कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। यानी कि क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगा। कर्मवाच्य के अंदर क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। इसमें क्रिया सदैव सकर्मक होती है। भाववाच्य के अंदर क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है। वो जो क्रिया होती है वो हमेशा आकर्मक होती है, पुल्लिंग होती है, एकवचन होती है और अन्य पुरुष में होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।